अमेरिका और ईरान की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान को सबक सिखाने की चेतावनियां दे रहे हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई की बात यहां पर कह रहा है और लगातार छठे दिन अमेरिका के हमले भी ईरान पर जारी हैं। ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी की खबरें सामने आ रही हैं और इन हमलों से ईरान के अलग अलग इलाकों में भारी तबाही हुई है। अमेरिका लगातार ईरान के रेलवे पुल, संचार उपकरण, पोर्ट सिटी को निशाना बना रहा है और दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने पलटवार तेज कर दिया है और ईरान ने कुवैत, बहरीन समेत खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इसका नतीजा यह है कि एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस जगह पर तनाव बढ़ा है। अमेरिका लगातार छठे दिन ईरान के कई इलाकों पर बमबारी कर रहा है। बुशहर, बंदर अब्बास, हॉर्मुजगन प्रांत में बमबारी हुई है और ईरानी मीडिया ने हमलों की पुष्टि यहां पर की है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी मिसाइलों ने बुशहर में हवाई और नौसैनिक अड्डों पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से लगातार छठी रात हमले जारी रखे। ईरानी समाचार एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलों ने बुशहर के हवाई और नौसैनिक अड्डों को निशाना बनाया, जबकि बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन स्टेशन पर भी हमला किया गया है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि रेलवे के बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने बंदर खामीर, कोहरिस्तान में भी हमला किया। बंदर अब्बास, शिराज को जोड़ने वाले पुल को निशाना बनाया गया। इसके बाद कोहरिस्तान के कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई। तो अमेरिका के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। छठा दिन हो गया है जब ईरान के कई इलाकों पर बमबारी हुई है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन समेत एक रिहायशी इलाके पर अमेरिका का हमला हुआ। बंदर खामीर पुल पर हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है और 9 लोग इसमें घायल बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया का कहना यह है कि कुवैत से मिसाइल हमले किए गए। हिमार मिसाइल से हमले किए जाने का दावा किया जा रहा है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, दोनों तरफ से हमलों की बात यहां पर सामने आ रही है। अमेरिका टारगेट कर रहा है ईरान को, जवाबी हमले ईरान भी कर रहा है। बताइए कैसी स्थिति यहां पर है अभी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों तरफ से बारूद बरसाया जा रहा है और 50 की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में हालात बहुत ही खराब, बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस बार हमने देखा कि छठे रोज भी लगातार अमेरिका की तरफ से जो है ईरान के इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। इस बार टारगेट जो निशाना रहा बंदर अब्बास एरिया में। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में स्ट्रेटेजी को बदलाव आया है। ये खाली जो है सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर रहे हैं बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर रहे हैं। और ये जो पुल जो बंदर अब्बास में गिरा दिया गया, ये बंदर अब्बास को शिराज इलाके से जोड़ता था और ये देखिए यही पुल इस्तेमाल किया जाता था ईरानियन फोर्सेस की तरफ से। यानी कि अब ये चाहते हैं कि ईरानियन फोर्सेस की एक तो मोबिलिटी कम हो और उनकी मोबिलिटी पर असर पड़े, और दूसरा ये चाहते हैं कि जो लॉजिस्टिक सप्लाई चाहती है, ये जो सप्लाई रूट्स हैं, जो ये ब्रिजेस हैं, इनको टारगेट किया जाए। और बंदर अब्बास में उसके अलावा कम्युनिकेशन टावर को हिट किया है और उसके साथ साथ वहां पे जो है कुछ इलाकों में इस समय बिजली भी नहीं है, जिसकी वजह से अंधेरा। लेकिन प्रदीप एक बात बताइए, यहाँ तो बातचीत हो रही थी, अब बातचीत में जबरदस्त हमले यहाँ पर हो रहे हैं, तो अब क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? कैसे फिर हल निकलेगा मसले का? देखिए बातचीत जो अभी तक जो यूएस की सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस की, उन्होंने कहा है कि ईरान चाहता है बातचीत, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपने वेसल्स और शिप को टारगेट किया, इसके लिए आपको खमियाजा भुगतना होगा। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साफ था वो किसी भी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टारगेट नहीं करेंगे। अब देखिए ये जंग जो थी पहले ये थी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर। जब फरवरी 28 में जंग शुरू हुई थी तो कोशिश थी कि किसी तरीके से एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल किया जाए ईरान से। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये जंग है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार देखा कि ईरान इस पे अपना कंट्रोल रखे हुए, जिसकी वजह से अब इस समय अमेरिका की पूरी कोशिश है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कंट्रोल रहे। हालांकि उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने नाकाबंदी की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका पूरी तरह से कंट्रोल है। बिल्कुल, और अब बिल्कुल ये चीज तो स्पष्ट यहाँ पर नजर आ रही है प्रदीप के। अब फोकस सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर यहाँ पर ठहर गया है कि उस पर किसका नियंत्रण होगा, आवाजाही वहां पर बिना रुकावट के हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आप रहेगा प्रदीप हमारे साथ। अब देखिए ईरान को लेकर ट्रंप ने एक नया बयान भी यहाँ पर दे दिया है। ट्रंप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ईरान में हम जीत रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में अमेरिका को बड़ी सफलता मिल रही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध है। उन्होंने कहा कि ईरान में चल रहे अभियान के नतीजे दुनिया को बहुत जल्द दिखाई देंगे।
Proud to report that our country is safer, stronger, and far wealthier than it has ever been before. We are doing great. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. Proud to report that our country is safer, stronger, and far wealthier than it has ever been before. We are doing great. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक तरीका है अपनी बात रखने का। वो दावे करते रहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम भारी पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तनाव कम नहीं हुआ है, ना खत्म हुआ है, ना कम हुआ है, और अब भी हालात वैसे बने हुए हैं। उधर देखिए आप, अमेरिका के हमले के बाद कुवैत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाके यहां पर ऐसे हैं जहां पर अलार्म बजने की खबर है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया है। मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया गया है। कुवैत सरकार ने लोगों के लिए निर्देश तक जारी कर दिए हैं कि लोग सुरक्षित जगहों पर यहां पर चले जाएं। उधर बहरीन में भी ईरान ने हमले किए हैं और अमेरिकी सैन्य बेस को यहां पर ईरान टारगेट कर रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। हेलीकॉप्टर और P-8 विमानों को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना ने यहां पर कहा कि उसने हमले के लिए आराश ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बहरीन के अल साखर बेस पर ये हमले किए गए। और ये सिर्फ हमले नहीं है, आप देखिए एक दूसरे पर दबाव बनाने की किस तरह से कोशिश हो रही है कि ईरान ने कुवैत बहरीन पर हमलों के वीडियो भी जारी किए हैं। IRGC ने इस ऑपरेशन नस्र 2 का नाम इसको दिया है और ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो इनकी तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें ईरान चेतावनी एक तरह से अमेरिका को दे रहा है। ये वीडियो आप देखिए, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों का बताया जा रहा है। IRGC ने कहा कि उसकी एयर स्पेस फोर्स ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ऑपरेशन नसर 2 के 8वें, 9वें और 10वें चरण के तहत ये हमले किए हैं। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप, अब बताइए, ईरान यहां पर टारगेट कर रहा है। अब ये तो जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती हो गई है। देखिए, वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक और अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जाता है। और जब भी कभी अमेरिका का हमला होता है तो सबसे पहले ईरान की कोशिश रहती है कि खाड़ी के उन मुल्कों को टारगेट किया जाए जहां से यूएस जो है ड्रोन या मिसाइल को लॉन्च कर रहा है ईरान को टारगेट करने के लिए। और बहरीन के इलाका जो बताया हम, तो बहरीन में जो है 5th नेवल फ्लीट है। यही एक वजह की लगातार आप सुनते आ रहे होंगे कि बहरीन को टारगेट किया, सबसे पहले बहरीन को टारगेट किया जाता है। इस बार जो ईरान ने दावा किया कि उन्होंने P-8 जो है रिकनेसेंस के लिए जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं रेकी के लिए, उनको टारगेट किया है। उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर बेस को टारगेट किया है और बहरीन को लगातार टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मिसाइल दागे जा रहे हैं कुवैत पर। हालांकि कुवैत पर मिसाइल जो है किसी ठिकाने पर लगी नहीं है, क्योंकि एरियल डिफेंस सिस्टम की वजह से सारे जितने भी होस्टाइल मिसाइल थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन लगातार गल्फ कंट्रीज में तनाव और टेंशन बढ़ती हुई, क्योंकि जब कभी भी अमेरिका का हमला ईरान पर होता है उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उन्हें मालूम है कि अगला निशाना वो होंगे, क्योंकि ईरान का लगातार कहना है कि अगर आप अपनी सरजमीन को यूएस को इस्तेमाल करने देंगे तो आपको इसी तरह से परेशानी भुगतनी पड़ेगी, आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आप पर हमले होते रहेंगे। आप पर हमले इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आपने यूएस को पनाह दी है। अगर आप यूएस को पनाह नहीं देंगे तो आप पर हमले नहीं होंगे। ईरान की ये स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, क्योंकि प्रेशराइज करना चाहते हैं गल्फ कंट्रीज को। और यही वजह हमने देखा कि जब आयतुल्ला अली खामेनी का जो फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा था, कई डेलीगेट्स जो थे कई मुल्कों से आए जिनके ईरान के साथ इतने अच्छे लेकिन प्रदीप, अब सवाल यही है ना कि इस सब का हल क्या है, टारगेट क्या है, अमेरिका क्या चाहता है, ईरान क्या चाहता है और क्या सॉल्यूशन इसका निकलेगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की स्थिति यहां पर बन गई है उससे तो यही लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है, जो इस लड़ाई से पहले से ही खुला हुआ था। अब उसको लेकर एक दूसरे के दावे ये हैं कि उस पर किसका नियंत्रण है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका सब जानकारी के लिए। उधर आप देखिए, ओमान की खाड़ी में शिप की जांच को लेकर खबर आ रही है। अमेरिकी नौसैनिक इस शिप की जांच कर रहे हैं। नाकेबंदी तोड़ने वाले 3 शिप को लौटाने की बात यहां पर सामने आ रही है। नाकेबंदी तोड़ने वालों के लिए हॉर्मुज बंद है। अमेरिका ने यह चेतावनी यहां पर दे दी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खींचतान अमेरिका और ईरान के बीच लगातार यहां पर जारी है। ईरान जहां पर अपने यहां पर कंट्रोल का दावा करता है, उधर अमेरिका की दावे ये हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी का कंट्रोल यहां पर नहीं है, ये एकदम खुला रास्ता है सबके लिए। और उधर देखिए, जो नाकेबंदी तोड़ने वाले 3 शिप हैं उनको अमेरिका ने यहां से लौटा दिया है।
तो अमेरिका का रुख क्या है इस पूरे मामले पर, इसको और अच्छे से जरा समझते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक दावा यहां पर कर दिया है, हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं है, ये साफ यहां पर हेगसेथ कह रहे हैं। पीट हेगसेथ ने तस्वीर भी पोस्ट की है, ओमान की खाड़ी में एक शिप पर अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर पोस्ट करके वो यहां पर ये दावे कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पहले ये तस्वीर पोस्ट की थी, उसके बाद पीट हेगसेथ की ये प्रतिक्रिया इस पर आई है। उधर ईरान के साथ तनाव को लेकर व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। ईरान लगातार अमेरिका से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि वो हमारे साथ डील करना चाहता है, क्योंकि उन्हें अमेरिकी सेना की तरफ से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैरोलिन ने कहा कि ईरान ने जो समझौता किया था उसके तहत उन्हें हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला नहीं करना था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा करने का दुखद फैसला किया जो उनके लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। ट्रंप चुपचाप बैठकर आतंकवाद की इन हरकतों को नहीं होने देंगे, वो ये पक्का करेंगे कि ईरान को इसके नतीजे भुगतने पड़े। तो कैरोलिन लेविट ये कह रही हैं कि ईरान बातचीत यहां पर कर रहा है अमेरिका से, लेकिन क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी यहां पर की, इसलिए उनको इसके नतीजे, इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा। और ईरान चाहता है कि बातचीत हो, क्योंकि उनका नुकसान काफी हो रहा है इन हमलों के अंदर, इस तनाव की स्थिति में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनाव डेटा से छेड़छाड़ करने का आरोप यहां पर लगा दिया है। ट्रंप ने चीन पर 22 करोड़ वोटर्स के डेटा चुराने के गंभीर आरोप लगाए। देश के नाम 25 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा कि वो सिस्टम में मौजूद चौंकाने वाली कमियों के बारे में खुफिया जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने ये डॉक्यूमेंट जारी करने शुरू कर दिए। ट्रंप ने इसके जरिए अपने उन दावों को और बल दे दिया जिसमें वो लगातार कहते रहे हैं कि 2020 में उनकी हार की वजह थी कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई थी। व्हाइट हाउस से देश के नाम प्राइम टाइम टीवी संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, कई सालों के दौरान 2020 के चुनाव के समय से ही चीन ने इतिहास में चुनाव डेटा के साथ अब तक की सबसे बड़ी छेड़छाड़ की है। इसकी वजह से चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटर्स की फाइलें गैर कानूनी तरीके से हासिल कर ली। ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने 2020 के चुनाव को कमजोर करने के मकसद से इतिहास में चुनाव डेटा के साथ सबसे बड़ी छेड़छाड़ की और डीप स्टेट के सदस्यों ने इसे छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि डेटा का ये नुकसान चुनाव सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व और भयानक खतरा पैदा करता है। First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project.